मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आज वैदिक गणित एवं प्राचीन गणित का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले कल आपको गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन इस संबंध में नियम प्रस्तुत किए थे और उसको उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने का उपाय किया था। तो ये जो गुणनखंडन है अथवा गुणनफल है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में खूब पढ़ाया जाता है। जो 9वीं 10वीं कक्षाओं में जो नियम है वो उपलब्ध हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। परंतु वैदिक गणित में उसी बात को अन्य प्रकार से और उनके कथनानुसार और भी अधिक आसानी से सिद्ध किया गया है। इसलिए जो आप मॉडर्न मैथमेटिक्स का तरीका है वो तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा हम आपको वैदिक गणित में जो बातें कही गई, उपाय बताए गए हैं, उनका तरीका उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो वैदिक गणित का जो तरीका है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। अगर हम देखें आसानी से तो वह लगभग एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। परंतु फिर भी ऐसा लगता है या लग सकता है कि उस उपाय से ज़्यादा सुविधा होगी, तो हम उनका तरीका बताते हैं। और अगर आपको लगे कि इस उपाय से ज़्यादा अच्छा है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप उससे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने उदाहरण दिया था आपको। उदाहरण ये चल रहा था कि 2x² प्लस 11x प्लस 12, ये उदाहरण दिया गया था और इसका गुणनखंडन प्राप्त करना है। क्या हमने लिखा? आपने कल लिख लिया था 2x² प्लस 11x प्लस 12 प्लस 12, ये लिखा गया है। फिर से बोलूं, 2x² प्लस 11x प्लस 12, इसका निकालना है। तो ये उदाहरण हमने कल आपको प्रस्तुत किया था। इसमें थोड़ी सी बात बतानी रह गई थी, उसको हम आपके समक्ष और विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। तो वैदिक गणित के अनुसार इसका गुणनखंडन प्राप्त करने का तरीका यह है कि इसमें जो b है, b तो आप समझते होंगे ना, जो सबसे पहला है गुणांक 2, उसको a कह लेंगे, और जो उसके बाद 11x है उस 11 को b कह लेंगे, और अगले वाला जो 12 है उसको c कह लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 11 जो है वो b है। तो नियम यह है कि जो b है यानी b नामक जो गुणांक है उसके 2 ऐसे विभाजन होने चाहिए जिन विभाजनों से a और c का अनुपात बन सके। मेरी बात आप सुन रहे हैं? ध्यान से देखिए। b को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। b माने इस उदाहरण में 11 है, तो b अर्थात यहां पर 11 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना चाहिए, ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित करना चाहिए जो 2 संख्याएं a और c का अनुपात बन सकें, a और c से समानुपात प्राप्त हो सके। मैं फिर से कहूं, b माने जो यहां पर 11 संख्या है उसको ऐसे 2 विभाजन करने चाहिए। हाँ, लोकेश जी आ गए। तो लोकेश जी, आप वो बात पूछ रहे थे ना, तो उसको मैं थोड़ा विस्तार से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी संख्या से अनुपात प्राप्त नहीं करना है। जो कल बात आई थी तो उसमें ये कहा गया था, उसमें ये प्रश्न उठा था कि किसी भी संख्या, जो संख्या संभव से अनुपात प्राप्त कर लें। तो ये बात नहीं है, अपितु जो b संख्या है, b माने 2x² प्लस 11x प्लस 12, यहाँ पर जो 11 है वो b है। ये तो आप जान रहे हैं, कल उदाहरण दिया गया था। जो 11 है वो b है। तो जो बात मैं कल नहीं कह पाया था उसको मैं विस्तार से कह रहा हूँ, उससे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा
मैं ये कह रहा हूं कि जो b है उससे ऐसे दो विभाजन करना चाहिए, उससे ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करना चाहिए जो कि a और c दोनों का अनुपात बन सके, है ना। सभी संख्याएं नहीं लेनी है, जिससे अनुपात बन सके वो सब नहीं लेना है। नियम है, शर्त है, वही दो संख्याएं ली जाएंगी जिनका योग 11 बनता हो। दो संख्याएं वही ली जाएंगी, अनुपात और समानुपात प्राप्त करने के लिए दो संख्याएं वही ली जाएंगी जिन दो संख्याओं का योग 11 होता हो। अगर अन्य से समानुपात प्राप्त होता है परंतु उसका योग 11 नहीं बनता तो वो संख्या नहीं ली जाएगी। मैं फिर से कहूं, ऐसी दो संख्याएं ली जाएंगी जो कि b का योग बनती हों। मतलब अगर वो जो दो संख्याओं उसको हम अगर m अथवा n नाम दें, मान लीजिए उन दो संख्याओं का हम m अथवा n नाम दें अगर, तो कहा जाएगा कि m प्लस n बराबर b होना चाहिए। ये जो b है, b समझ रहे हैं ना, ये जो 11x है, तो 11x में जो 11 है वो जो b है वो कौन होना चाहिए, वो m प्लस n होना चाहिए। उन दोनों का योग मिलके 11 होना चाहिए। तब वो जो दो संख्याएं प्राप्त हुई उन्हीं दो संख्याओं का अनुपात देखना है, सभी का नहीं देखना है ना। कल यही बात आई थी ना कि किसी से भी अनुपात मिल जाए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी से नहीं देखना है, अपितु उन दो संख्याओं का अनुपात देखना है जिन दोनों का योग 11 बन जाता है अथवा b बन जाता है। जैसे देखिए यहां पर 11 है, तो 11 में बहुत सी संख्याओं का योग 11 हो सकता है कि नहीं। 9 और 2 11 भी हो सकता है, और 8 और 3 भी 11 हो सकता है, और 7 और 4 भी 11 हो सकता है, और 6 और 5 भी 11 हो सकता है ना। तो इन्हीं में से कोई संख्या लेनी है। अब इन्हीं में से वह संख्या जो कि a और c का अनुपात बन पाए, जिससे a और c का समानुपात निर्मित हो जाए। तो अब हम यहां पर 9 और 2 11 लें तो देखते हैं 2 और 12 का समानुपात नहीं बन पाएगा। अगर हम 7 और 4 को लें तो 2 और 12 का समानुपात नहीं बन पाएगा। अगर हम 6 और 5 लें तो उससे 2 और 12 का समानुपात नहीं बन पाएगा। केवल एक उदाहरण ऐसा है कि 8 और 3 ये वाली जो संख्या है उससे समानुपात बन जाता है। कैसे देखिए, चाहे तो 8 को 12 से करें, चाहे 3 को करें, दोनों में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले 8 को करते हैं, तो 8 12 अगर करते हैं तो उधर आएगा 2 और 3, तो 12 के साथ 8 आया, तो 8 के साथ जो दूसरी संख्या है वो 2 के साथ आ गई। मतलब 2a है और 12c है, तो 2 और 12 इन दोनों की समानुपाती संख्याएं 8 और 3 होनी चाहिए, है ना। मैं फिर से कहूं, 2 और 12 जो संख्याएं हैं, 2 है a और 12 है c। 2 और 12 अर्थात a और c जो संख्याएं हैं वो 8 और 3 की समानुपाती होनी चाहिए। तो ये 8 और 3 की समानुपाती बन जाती हैं। कैसे? जैसे कि 8 को अगर 12 के साथ जोड़ें तो 8 12 कैसा 1.5 गुना है। 8 जो है 12 के साथ 1.5 गुना है, और जो दो संख्या है a वाली वो 3 के साथ 1.5 गुना है। तो 2 और 3 का समानुपात है 8 और 12 के साथ, है ना। 2 और 3 का समानुपात है 8 और 12 के साथ। अब हम उलट देते हैं का मतलब ये जो हमको 8 और 3 प्राप्त हुई है उसको हम उलट के हम 3 को 12 के साथ समानुपात करते हैं। 3 और 12 इसका समानुपात है 2 और 8 के साथ। 3 और 12 के क्या है? 3 चौको 12 चौगुना है, और 2 और 8 क्या है? 2 का चौगुना 8 है। तो अगर हम 2 8
समानुपाती हैं 3, 12 अगर रखें तो समानुपात बन जाता है। अगर हम अन्य प्रकार से करें 2, 3 समानुपाती हैं 8 और 12 तो भी अनुपात बन जाता है। मतलब 8 को 12 के साथ रखें या 3 को 12 के साथ रखें, दोनों ही दशाओं में समानुपात बन जाता है। अब ये जो कल प्रश्न उठा था कि 12 का 4 और 12 भी हो सकता है ना, 4 3 12 होता है, तो क्या करना पड़ेगा, 2, 6 समानुपाती हैं 4, 12, यही कहना पड़ेगा ना। 2, 6 समानुपाती हैं 4, 12, तो यहां पर कौन सी दो संख्याएं आई, 2 के आगे 6 आया और 4 के आगे 12 आया, मतलब 6 और 4 आया। ये 6 और 4 जो दो संख्याएं हैं उनका योग 11 नहीं होता है ना। हमने शर्त क्या बताई है, हमने शर्त ये बताई है कि ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनका योग 11 बनता हो। और कल जो प्रश्न उठा था उसके अनुसार अगर हम 6 और 4 संख्या लें तो 6 और 4 संख्याओं से 2 और 12 का समानुपात तो बन सकता है, परंतु समानुपात बनने के बावजूद भी जो 6 और 4 हैं उनका योग 11 नहीं होता, 6 और 4 का योग 10 होता है। तो हमें वो दो संख्याएं लेनी हैं जिनका योग 11 बन जाए, इसलिए 6 और 4 नहीं लिया जाएगा, 8 और 3 ही लिया जाएगा। मेरा ख्याल है बात स्पष्ट हो गई होगी, है ना लोकेशन जी, बात स्पष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ। इस प्रकार से करने से हम यहां पर 3 और 12 लेते हैं तो 3 और 12 का मतलब हुआ 1 और 4, 3 और 12 का मतलब हुआ 1 और 4। तो 1 और 4 होने पर हमको एक संख्या पता चल गई, x प्लस 4। 1 और 4 होने पर हमको संख्या पता चल गई x प्लस 4। और उसके पश्चात 8 होने पर, उसके पश्चात जो दूसरी वाली है, दूसरा जो अनुपात है 8 और 12 का अनुपात होगा 2 प्लस 3, ये अनुपात होगा। तो 2 जो है वो x के साथ रहा और प्लस 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टर बन गया। हाँ, लोकेशन ने लिख दिया स्पष्ट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी हुई। तो इस प्रकार से जो एक अनुपात से तो x प्लस 4 बना और दूसरे अनुपात से 2x प्लस 3 बना, क्योंकि पहला वाला जो अनुपात था 2, 8 समानुपाती हैं 3, 12 के साथ। 3, 12 का मतलब 1 और 4, तो x में 1 कर लिया, 1 गुणे x माने x ही हो गया और प्लस 4 हो गया। उसके बाद दूसरा समानुपात हुआ 2, 3, तो 2 जो है x के साथ आ गया, 2x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये इसका गुणनखंडन प्राप्त हुआ। तो इसका जवाब है x प्लस 4 2x प्लस 3, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड 2x प्लस 3, है ना। तो ये इसका होता है। अब आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। देखिए x को आप कुछ भी मान लीजिए, x को 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लीजिए। अगर आप x को 5 मान लेते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 का जो भी संख्या प्राप्त होगी उसी के गुणनखंडन के रूप में x को 5 मानने पर वही गुणनखंडन बन जाएगा, मतलब उससे गुणनखंडन बन जाएगा। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाइड 2x प्लस 3 ये फैक्टर है, ये गुणनखंडन है। और 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 ये गुणनफल है। तो ये हुआ। और तो ये बात इस प्रकार से वैदिक गणित में कही गई है। तो ये बात जो कही गई है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में अपने ढंग से बात बताई जाती है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में कहते हैं कि हमको इस प्रकार का mn खोजना होता है, इस प्रकार का mn खोजना होता है जो कि m प्लस n बराबर b हो और m मल्टीप्लाइड n बराबर 2 मल्टीप्लाइड प्लस 12 हो, ऐसा कहते हैं वे लोग।
है ना। इस उदाहरण में देखिए a कौन है 2 और b कौन है 11 और c कौन है 12। तो यहाँ पर 11 का m प्लस n ऐसा होना चाहिए, 8 प्लस 3 ऐसा होना चाहिए जो कि 2 और 12 के गुणनफल के समतुल्य हो। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स को कहा जाता है, 2 और 12 के गुणनफल के समतुल्य हो। 2 और 12 गुणनफल बताइए, 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और हमने m और n कौन सा प्राप्त किया है 8 और 3, तो 8 और 3 को गुणा करें तो भी 24 आता है। इसलिए 8 और 3 ये जो है वो संख्या ठीक है, 8 और 3 संख्या मान्य, इसके आधार पर गुणनखंडन निकलेगा। मैं फिर से कहूँ, मैं ये कहा कि m प्लस n बराबर है 11, 8 प्लस 3 बराबर है 11। ये 8 और 3 क्यों है? क्योंकि 2 और 12 का जो गुणनफल है, ये जो है 2 और 12 का गुणनफल 24 है, तो ये m गुणे n के समकक्ष होना चाहिए। m प्लस n बराबर b होना चाहिए, और m मल्टीप्लाइड n बराबर 2 मल्टीप्लाइड 12 होना चाहिए। मतलब 2 मल्टीप्लाइड 12 और m मल्टीप्लाइड n बराबर होना चाहिए। m को n से मल्टीप्लाई करने पर जो जवाब आता है, वही a को c से मल्टीप्लाई करने पर भी वही जवाब आना चाहिए। तो m को n से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है, 8 को 3 से गुणा करने पर 24 आता है, और 2 को 12 से गुणा करने पर भी 24 आता है। इसलिए ये ठीक है, इसलिए इसके आधार पर गुणनखंडन बनता है। तो मैंने आपको दोनों प्रकार से, माने वैदिक गणित के प्रकार से भी और मॉडर्न मैथमेटिक्स के प्रकार से भी अपनी बातें बता दी। एक आध और उदाहरण ले लेते हैं। एक आध और उदाहरण है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। दूसरा उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। हाँ, आप लिख के दिखाएंगे? आप कोई भी लिख के दिखाएंगे? लिखिए 2x स्क्वायर, लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। आप में कोई लिखिए, लिख के दिखाइए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। आप में से कोई लिख के दिखाइए, आप भी लिख के नहीं दिखा रहे हैं। लोकेश चंद जी, लिख के दिखाइए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अभी आपने किसी ने लिखा नहीं है, शायद पता नहीं आवाज़ नहीं जा पा रही क्या। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2x क्या होगा? 2, हाँ, अरुण आर जी ने लिख दिया, हाँ, अशोक शर्मा जी ने भी लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मेरा काम ठीक प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो पहला वाला 2x है, 2, उसको हम कह देंगे a, है ना, और उसके पश्चात जो 9x है, 9, उसको कह देंगे b, और जो 10 है उसको कह देंगे c। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। पहले वाला 2x में 2 है a, और 9x में 9 है b, और 10 में है c, 10 वाला c है। तो यहां पर पहले वाला तरीका लगाना है। पहले वाले तरीके में कहा गया था कि जो b संख्या है वो m प्लस n के रूप में विभाजित की जाए, है ना। जो b संख्या है वो m और m प्लस n के रूप में विभाजित की जाए। हाँ,
तो आपने क्या लिखा, 2x² प्लस 9x। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने सही लिखा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसके सवाल को हल करने के लिए जो b संख्या है, b माने 9 को हम ऐसा विभाजित करेंगे जिससे कि अनुपात बन जाए। तो 9 को कैसे विभाजित किया जा सकता है? 9 को हम 8 + 1 भी कर सकते हैं ना, 8 और 1 भी कर सकते हैं, और 7 + 2 भी कर सकते हैं, और 6 + 3 भी कर सकते हैं, और 5 + 4 भी कर सकते हैं, है ना। तो इनमें से जिससे अनुपात बनना संभव हो, इनमें से जिससे अनुपात बनना संभव हो, तो अनुपात किन किन का? ए का और सी का। ए का और सी का जो अनुपात है वो इनमें से किसी संख्या से बनना चाहिए, इनमें से किसी संख्या से बनना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि 8 और 1 से अनुपात नहीं बनता, 7 और 2 से अनुपात नहीं बन सकता, 6 और 3 से अनुपात नहीं बनता, मगर 5 और 4 से अनुपात बन जाता है ना। 5 और 4 से अनुपात बन जाता है। सो कैसे? 5 और 4 में 5 को देख लीजिए, तो 5 को हम 10 के साथ लगाते हैं। 10 क्या है? सी है। तो 5 का अनुपात है 10 के साथ, और 5 के अलावा कौन सी संख्या थी? 4। 5 और 4 मिलकर 9 होते हैं ना, तो 5 का अनुपात किससे किया? 10 के साथ। तो 4 का अनुपात किया 2 के साथ, और ये बिल्कुल समानुपाती हो जाता है। कैसे? 2 4 समानुपाती है 5 10 के साथ, है ना समानुपाती। 5 का दुगुना 10 है और 2 का दुगुना 4 है, तो 2 4 ये समानुपाती है 5 10 के साथ। अनुपात बैठ गया ना। 2 और 10 का इन दो संख्याओं के साथ अनुपात मिला रहे हैं। 2 और 10 क्या क्या है? 2 ए है और 10 सी है, तो ए और सी का अनुपात बना रहे हैं। 2 और 10 जो ए और सी संख्याएं हैं उसका अनुपात 4 और 5 से देख रहे हैं। तो 10 को 5 के साथ रखा और 2 को 4 के साथ रखा। 2 4 5 10 ऐसा रखा, तो अनुपात बन गया। ठीक है, अब अनुपात बन गया तो 5 और 10 का मतलब क्या होता है? 1 और 2 है ना। 5 का दुगुना 10 है ना, तो 5 और 10 का मतलब हुआ 1 और 2। तो इससे हमको x के साथ पहला अंक प्राप्त हो गया। कौन सा? इसका गुणनखंडन करने के लिए पहला अंक प्राप्त हो गया। कौन सा? x + 2 ऐसा हो गया। और इसके पश्चात ये जो दूसरी संख्या, ये दो संख्याएं थी कौन कौन सी? 5 और 4। इनको हम उलट दें। उलट दें का मतलब, अभी हमने क्या किया था? 10 को 5 के साथ अनुपात किया था। अब हम उलट देंगे, उलट देने पर क्या हो गया? 10 को 4 के साथ अनुपात लगाएं और 2 को 5 के साथ, है ना। पहले 2 को 4 के साथ लगाया था और 5 को 10 के साथ लगाया था। अब 4 को 10 के साथ लगाते हैं और 2 को 5 के साथ उलट करके लगाते हैं। तो देखिए 2 5 समानुपाती हैं 4 और 10 के साथ। 2 5 ये समानुपाती हैं 4 और 10 के साथ, तो ये अनुपात भी बैठ गया, है ना। ये जो दो संख्याएं हैं 4 और 5, उसको हम चाहे इधर रखें चाहे उधर, चाहे हम 10 के साथ अनुपात बिठाएं या 2 के साथ, दोनों ही दशाओं में अनुपात बैठ जाता है। तो दूसरी दशा में हुआ 2 5 ये समानुपाती हैं 4 और 10 के साथ। और 4 और 10 का मतलब क्या होता है? 4 और 10 माने 2 और 5। तो इस प्रकार से 2 और 5 बैठ गया। 2 और 5 बनने पर 2x, 2 और 5 का मतलब 2x, तो 2x + 5 हो गया। तो पहले वाला जो खंडन हुआ वो x + 2 मल्टीप्लाइड 2x + 5 इस प्रकार से आ जाता है ना। पहला वाला हुआ x + 2 मल्टीप्लाइड 2x + 5, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये वैदिक गणित के अनुसार अनुपात देखा गया है। अब हम मॉडर्न मैथमेटिक्स के अनुसार इसको देख लेते हैं, है ना। मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी लगभग वही बात है, कोई खास अंतर नहीं है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी लगभग वही बात है, क्योंकि
मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या कहा गया है कि ये जो b संख्या है उसको m प्लस n के रूप में विभाजित करें। यही कहा है ना, ये जो b संख्या है उसको क्या करेंगे, m प्लस n के रूप में विभाजित करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरुण आर्य जी ने बहुत अच्छा लिखा, अरुण आर्य जी ने बहुत अच्छा लिखा, तो धन्यवाद है। तो मैं अब मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये कहा कि जो b संख्या है, b माने 9, ये जो 9 संख्या है वो m प्लस n के रूप में लिखिए, और वो m प्लस n ऐसा होना चाहिए जो कि m मल्टीप्लाइड n बराबर है a मल्टीप्लाइड c हो जाए। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स का क्या नियम है कि m प्लस n ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर m मल्टीप्लाइड n करें तो उसका परिणाम a मल्टीप्लाइड c के समतुल्य हो जाना चाहिए। फिर से बोलूं, कॉपी में लिखिए, m प्लस n इस प्रकार होना चाहिए कि m मल्टीप्लाइड n का जो परिणाम है वो a मल्टीप्लाइड c के परिणाम के समतुल्य होना चाहिए। तो यहां पर m प्लस n क्या है, 5 प्लस 4, ठीक है ना, 5 और 4 को मिला के 9 हो जाता है, तो 5 प्लस 4 ये क्या हो गया, m प्लस n हो गया। अब अगर इसको हम गुणा कर दें, माने m मल्टीप्लाइड n कर दें, तो क्या होगा, 5 गुणे 4 हो जाएगा। तो 5 गुणे 4 क्या होता है, 20 होता है, 20 होता है। और यही 20 संख्या 2 को 10 से गुणा करने पर भी प्राप्त होती है ना। 5 को 4 से गुणा करने पर 20 आया, और 2 को 10 से गुणा करने पर भी 20 आया, तो दोनों समतुल्य हो गए ना। कौन कौन समतुल्य हो गया, कौन कौन समतुल्य हुआ, m मल्टीप्लाइड n बराबर है a मल्टीप्लाइड c, है ना। a मल्टीप्लाइड c का जो परिणाम है वही m मल्टीप्लाइड n का परिणाम है। इसलिए यहां पर 5 और 4 संख्या हो गई, तो 5 और 4 संख्या होने से यहां पर इसको ये जवाब आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं, आप चाहे कोई भी लिख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। अन्य उदाहरण है 2 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। उदाहरण लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये उदाहरण लिया। तो यहां पर जो b है वो क्या है, b है 7, b जो है वो 7 है। अब 7 को हमको ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिसका गुणन, हाँ आपने लोकेशन ठीक लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो इसमें जो 7 है, 7 माने b है, b को हमको ऐसा विभाजित करना है, ऐसी 2 संख्याओं का योगफल के रूप में 7 को प्राप्त करना है जिसका गुणनफल 2 और 5 के गुणनफल के समतुल्य हो। तो यहां पर 7 का जो विभाजन है वो 6 और 1 7 भी हो सकता है, और 5 और 2 7 भी हो सकता है, और 4 और 3 7 भी हो सकता है। मगर 4 और 3 7 से अथवा 6 और 1 7 से अनुपात नहीं बनता, इसलिए 5 और 2 से बन जाता है, 5 और 2 से अनुपात बन जाता है। क्योंकि अगर 5 और 2 रखें तो क्या करना होगा, 5 का 5 और 2 का 2, 2 2 समानुपाती हैं 5 5 के, है ना। 2 2 समानुपाती हैं 5 5 के। उसके बाद इस 2 और 5 को उलट दीजिए, उलट देने पर क्या बनेगा, 2 और 5 समानुपाती हैं 2 और 5 के। तो 2 2 का समानुपात 5 5 से है, और 2 5 का समानुपात 2 5 से है ना। तो 2 2 या 5 5 का मतलब हुआ 1 1, इसलिए x बराबर 1। और दूसरा समानुपात है
2 और 5 का, तो 2 और 5 का समानुपात होने से 2x बराबर 5, 2x प्लस 5 ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 गुणनखंडन प्राप्त हुए, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2x प्लस 5। और मॉडर्न मैथमेटिक्स के अनुसार भी ये बिल्कुल वही है, क्योंकि 7 है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या कहा गया कि 7 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि mn का योग हो। तो यहाँ पर 2 और 5 संख्याएं mn का योग है, mn का योग 7 हो जाता है, 5 और 2 का योग 7 हो जाता है। अब उन्होंने ये कहा कि 5 और 2 का योग 7 है, और 5 और 2 का अगर हम गुणा करें तो वो a और c के गुणनफल के समतुल्य होना चाहिए। हाँ, ये लोकेशन ने लिख दिया 2 और 5। बहुत अच्छा आपने लिखा। तो आपने तो बिल्कुल समझ लिया, आप तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी कुछ आपने समझ लिया। यानी 2 और 5 का जो योग है वो 2 और 5 के योग के बराबर है, तो समतुल्य हो गया। समतुल्य होने के कारण से यही गुणनखंडन होता है, यही गुणनखंडन प्राप्त होता है। तो ये बहुत सी बातें हो गई, ये फैक्टर वाली बात पूरी हुई, और आगे हम कोई अन्य विषय को आपके समक्ष लेंगे, और आगे कुछ रोचक बातें, मनोरंजक बातों में हम ये ले सकते हैं कि अब ये प्रकरण पूरा हो गया, एक दूसरी मनोरंजक बात हम ले रहे हैं। मनोरंजक बात हम ये ले रहे हैं कि किसी भी बड़ी या छोटी किसी भी संख्या का अगर उसी के क्रम को बदलकर उसको जोड़ दिया जाए, कोई भी संख्या ऐसी ली जाए जिसका योग 9 हो, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी ऐसी ली जाए कि उसका योग 9 हो। मान लीजिए 435 लिख लिया या 4354 लिख लिया, तो 4354 कैसा है, ये 9 से कटेगा कि नहीं, इसके संबंध में हम आपको बता चुके हैं पहले, आप जानते भी हैं कि अगर उनका योग 9 अथवा उसका गुणज होता है तो संख्या 9 से कट जाती है। जैसे अगर हम कहें 4354, तो 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, ये 9 से नहीं कटेगी। अगर 3 बढ़ा दिया जाए तो कट जाएगी। 4 और 3 में 6 कर दिया जाए, 4 6 5 4, अगर ऐसा कर दिया जाए तो 6 4 10 और 5 15, तो 4 नहीं 3 रखें, 4653, ये कट जाएगी। क्यों? 4 और 6 10 और 5 15 और 3 18, यह 18 जो संख्या है वो 9 का गुणज है, इसलिए 4653 संख्या कट जाएगी। तो ये आप जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सभी जगह स्कूलों में बताया जाता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या कैसी भी संख्या हो, उसका अगर जोड़ 9 अथवा गुणा जाता है तो संख्या 9 से कट जाती है। 9 के इससे कटने की पहचान ही ये है, ये संख्या 9 से कट जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो आगे बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर 4 6 5 3 इसको आगे पीछे करके हम का मतलब 4 की जगह 6 कर दें, 6 की जगह 5 कर दें, 3 की जगह 4 कर दें, है ना। इन चारों संख्याओं को आगे पीछे करके अगर पहले वाली संख्या से जोड़ दिया जाए तो भी 9 से कट जाएगी, 4 6 5 3 की जगह 3 5 6 4 कर दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए तो भी 9 से कट जाएगी, है ना, तो भी 9 से कट जाएगी। तो आप कहेंगे कि यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो 3 5 6 4 हमने कहा तो वो भी तो 9 का गुणज ही है। उनका योग करने से भी तो 9 का गुणज ही प्राप्त होता है। तो पहले वाली संख्या से भी 9 अथवा 9 का गुणज प्राप्त हुआ और नीचे वाली संख्या से भी, तो इसलिए बात तो वही हो गई। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं हुई, मतलब उसी को आगे पीछे करने से भी वो 9 से कट जाएगी।
परंतु आगे जो हम बात बताने जा रहे हैं वो बड़ी विचित्र है। आगे हम कहने जा रहे हैं कि अगर 4, 6, 5, 3 इस संख्या को आगे पीछे करके और उससे घटा दिया जाए ना तो भी 9 से कट जाएगी। अगर 4, 6, 5, 3 को आगे पीछे करके जोड़ दिया जाए अथवा 4, 6, 5, 3 को आगे पीछे करके घटा दिया जाए तो उस दशा में भी वो संख्या 9 से कट जाती। हाँ ठीक है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने योग कर लिया, लोकेश संजय ने योग कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि आगे पीछे करके घटा दीजिए, 4, 6, 5, 3 को आगे पीछे करके ऊपर वाली से नीचे वाली को घटा दीजिए, है ना। और अगर आप घटाएंगे तो भी 9 से कट जाएगी, और अगर आप घटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो चिंता मत करिएगा, वो तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में अगर जवाब आए तो भी चलेगा, माइनस में अगर जवाब आए तो भी वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 9 से कटने वाली संख्या को आगे पीछे करके जोड़ा जाए तो भी, और आगे पीछे करके घटाया जाए तो भी वो संख्या 9 से कट जाती, वो संख्या 9 से कट जाती। तो ये बात कही गई। तो इसलिए एक श्लोक बनाया गया और उस श्लोक में लिखा है कि यही बड़े बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कोई बहुत खुशी का अवसर हो तो भी वो बहुत ऊंचे नहीं हो जाते, और बहुत दुख का अवसर हो तो भी वो डूबते नहीं, दुख में डूबने नहीं लगते। वो समदर्शी होते हैं, जिस प्रकार से 9 संख्या समदर्शी होती है। तो श्लोक है महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि, महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि। आगे है न जहाति निजम भावम अंकेशु लाकृतिर्यथा, महताम प्रकृति सैव। सुभाषित है, सुभाषित में कहा है कि महताम प्रकृति सैव, बड़े लोगों का जो स्वभाव होता है वो एक ही जैसा होता है, न तो सुख में बहुत ऊंचे उठने लगते हैं या न तो दुख में बहुत नीचे परेशान होते हैं, दोनों में वो समान रहते हैं। महताम प्रकृति सैव, बड़े लोगों की जो प्रकृति होती है वो सैव माने एक ही तरह की होती है। वर्धितानाम परैरपि, किसी दूसरे के द्वारा कुछ बहुत ऊंचा उठा दिए जाने पर, बहुत धन संपत्ति मिल गई है ना, खूब सुख संपत्ति हो गया, तो भी वो उसी तरह रहते हैं। कहते हैं न जहाति निजम भावम, वो अपने भाव को नहीं छोड़ते। तो इसमें जो उपमा दी गई है ना वो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें उपमा दी गई है अंकेशु लाकृतिर्यथा, ये दिया गया है अंकेशु लाकृतिर्यथा। जैसे कि अंकों में लाकृति, लाकृति समझते हैं आप, लाकृति में इसका विग्रह क्या होगा लाकृति का, री प्लस आकृति, है ना, री प्लस आकृति, इको एनर्जी से ल हो गया, है ना। सूत्र समझ रहे हैं ना आप, इको एनर्जी से ई की जगह पर या हो जाता है, ऊ की जगह पर व हो जाता है, री की जगह पर र हो जाता है, री की जगह पर ल हो जाता है। तो री की जगह पर ल होता है, इसका उदाहरण काशिका में क्या दिया है, इको एनर्जी में री की जगह पर ल होता है, इसका उदाहरण काशिका में क्या दिया है, उसमें उदाहरण दिया है लाकृति। तो लाकृति में क्या दो शब्द थे, री प्लस आकृति, इस री की जगह पर ल हो गया, इको एनर्जी से ल हो गया तो बन गया लाकृति। तो ये लाकृति शब्द का मतलब हुआ री के समान आकृति। तो री के समान आकृति किसकी होती है, ये 9 संख्या की होती है। लाकृति माने 9 होता है, याद रहेगा ना आप, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। लाकृति माने 9 होता है। क्यों लाकृति माने 9 होता है, क्योंकि पुराने जमाने में री को ऐसे ऐसे करके लिखते थे और 9 को भी उसी तरह लिखते थे, ऐसे बढ़ा करके 9 को भी वैसे लिखते थे। तो 9 संख्या और री अक्षर, इन दोनों की आकृति एक ही थी। तो लाकृति माने हो गया 9 की संख्या,
हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? री और नौ को लगभग एक ही तरह लिखा जाता था, इसलिए लाकृति का मतलब हो गया 9 की संख्या। तो उसमें लिखा अंकेशु लाकृति यथा, अंकों में जिस प्रकार लाकृति होती, लाकृति माने 9 की संख्या। तो जिस प्रकार से अंकों में 9 की संख्या चाहे कितना बढ़ा दिया जाए तो भी, चाहे उसमें से कितना अदल बदल के जोड़ दिया जाए तो भी, और चाहे कुछ भी अदल बदल के घटा दिया जाए तो भी परिणाम समान रहता है ना? सभी दशाओं में उसका परिणाम समान रहता है। तो जिस प्रकार से 9 की संख्या का जोड़ने और घटाने पर भी परिणाम समान रहता है, उसी प्रकार से जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत बड़े सुख में अथवा बहुत बहुत बड़े दुख में वो एक ही प्रकार रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसी बात उसमें कही गई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 9 की आकृति की जो विशेषता है वो विशेषता इसमें भी आ गई, इसमें माने सुभाषित में भी आ गई। तो इस प्रकार से सुभाषितों में भी 9 की आकृति की संख्या को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए उपमान के रूप में प्रस्तुत करने से ये अपने आप में बहुत सुंदर बन गया है। तो अच्छा, हाँ, श्लोक को लिखने की बात कर रहे थे, तो श्लोक को लिख लीजिए। हाँ, कागज़ पर लिखना तो मुश्किल है, उल्टा आता है ना हमारे उसमें, आप लिख लीजिए। हाँ हाँ, अरुण आर्य ने लिख दिया, वाह, अरुण आर्य ने लिख लिया। महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परेरपि न जहाते निजम भावम अंकेशु लाकृति था। वाह, कितना धन्यवाद दूँ आपको अरुण आर्य जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, महताम प्रकृति सैव, अगर किन्होंने ना लिखा हो तो लिख लीजिए, महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निजम भावम अंकेशु लाकृति यथा। तो मैंने आपको आज कुछ गुणन खंडन माने फैक्टर के संबंध में कुछ बातें बताई और कुछ रोचक बातें बताई। ये गणित के संदर्भ में बातें हैं, इसमें हमने मॉडर्न मैथमेटिक्स से भी और वैदिक गणित से भी तुलना करके भी बताया कि ये जो दो विधियां हैं वो आपस में कैसे मिल जाती हैं और किस प्रकार से समान रूप से इनसे समान एक ही प्रकार का उत्तर आता है। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।